Okay, so Unit 6, question number 1 कह रहा है a student investigates two aqueous solutions, each containing a salt. Each salt has one cation and one anion. Solution A is blue, solution B is orange. अब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि यार आपको इसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट करनी है चीज़ों को, कि कह रहा है कि हमारे पास सॉल्यूशन ए है जो ब्लू है और सॉल्यूशन जो बी है वो ऑरेंज है। कलर्स यहाँ पे बड़े मैटर कर रहे होंगे, आपको कलर को देखकर जो है ना आपको उस जगह तक पहुंचना है कि हाँ यार ये क्या चीज हो सकती है, क्या हो सकता है। कह रहा है कि सॉल्यूशन ए के साथ वो कह रहा है ऑब्जर्वेशन व्हेन एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, तो कहता है ब्लू प्रेसिपिटेट हमें मिले और दैट इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर कहता है जब हमने इसका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बने इन अ ब्लू सॉल्यूशन, यानी इसके साथ इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बने जब आपने इसमें नाइट्रिक एसिड डाला। इसी तरह से जब इसने बी को टेस्ट किया तो बी में कह रहा है कि सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, गैस इवॉल्व ऑन वार्मिंग व्हिच टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू। अच्छा, डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू मतलब पता है क्या होता है कि जो है ना ये आपका कोई बेसिक गैस रिलीज कर रहा है, बी फॉर बेस बी फॉर ब्लू। लिटमस पेपर जब भी आपका रेड से ब्लू हो तो इसका मतलब बेसिक गैस रिलीज हो रही है और आपको वो क्या दे रहा है। फिर इसने सिल्वर नाइट्रेट डाला उसमें और फिर वो कह रहा है हमें क्या मिली, रेड पीपीटी मिली। तो आइडेंटिफाई बाय नेम और फॉर्मूला द सॉल्ट इन ए। तो पहले तो आपको ए का बताना है कि यार ए क्या हो सकता है। देखो मैंने ये आइडिया लगाया कि जब वो मुझे व्हाइट पीपीटी दे रहा था तो आई थॉट कि ये जो व्हाइट पीपीटी होगी ये क्लोरीन की होगी, ये जो व्हाइट पीपीटी होगी ये क्लोरीन की होगी, है ना। तो मैंने कह दिया कि चलो यार ये क्लोरीन है बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव अस द व्हाइट प्रेसिपिटेट। मैंने इसको यहाँ से जो है वो रेफर कर दिया, ये मैं इस तरह से बना देता हूँ कि इसकी वजह से मुझे क्लोरीन की प्रेजेंस का पता लगा। अब सवाल ये है यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है। तो आपको टेस्ट का जो है वो सारी चीजें हैं कि आपने अमोनिया डाला, फिर उसमें एक्सेस में डाला, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, फिर आपने एक्सेस में डाला, प्रेसिपिटेट बना, वो डिसॉल्व हुआ या नहीं हुआ, एक्सेस में डाला। तो ये कहता है कि जब आपने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, जब आपने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो वो कह रहा है इनसॉल्युबल इन एक्सेस, ब्लू प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन एक्सेस। ओके, तो पहले आपने जब इसमें फ्यू ड्रॉप्स डाले तो ब्लू प्रेसिपिटेट बन गया, जब आपने इसमें एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो वो प्रेसिपिटेट अभी भी डिसॉल्व नहीं हुआ। तो यहां से हमें ये अंदाजा हुआ कि ये है कॉपर। ये क्या है, कॉपर, क्यों कॉपर ब्लू होता है ना, कॉपर ब्लू होता है। तो मैंने कह दिया कि दिस इज कॉपर, दिस इज कॉपर। अच्छा, कॉपर भी कौन सा, कॉपर टू, कॉपर टू ब्लू होता है, याद रखिएगा कॉपर टू ब्लू होता है। तो यहां से मैंने आइडिया लगाया कि यार ये हमारे पास है कॉपर टू। सो व्हाट वुड बी द नेम, सो व्हाट वुड बी द नेम, तो मैं कहूंगा इट वुड बी कॉपर टू क्लोराइड, कॉपर टू क्लोराइड। मेटल और नॉन मेटल है ना, तो जब भी हम इनका नेमिंग कर रहे होते हैं तो ये बनेगा कॉपर टू क्लोराइड। क्लोरीन इज योर नॉन मेटल सो आई एम गोइंग टू ऐड आई डी ई, इट्स कॉपर टू क्लोराइड। सो ये आपके 2 मार्क्स आपको मिल गए। एक मार्क आपको मिला टू आइडेंटिफाई द मेटल, अनदर मार्क यू गॉट टू आइडेंटिफाई द नॉन मेटल। तो तो यहाँ पर जो ये कलर्स हो गया, ये स्टेट सैंबल हो गए, कौन प्रेसिपिटेट बना रहा है, इनसॉल्युबल इन एक्सेस है, सॉल्युबल इन एक्सेस है, तो मतलब कि ये सारी चीजें। अच्छा, दूसरा ये कि फिर कहता है द व्हाइट प्रेसिपिटेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन, the white precipitate is separated from the solution. Give a test on the precipitate and its positive result to confirm the identity of the anion in A. इन एन आयोन इन ए, सॉल्यूशन ए ब्लू था और बी आपका ऑरेंज था, सही है। अब पार्ट 2 में कह रहा है कि उन्होंने जो व्हाइट पीपीटी आपकी यहाँ पर बनी है, इस व्हाइट पीपीटी को सेपरेट कर लिया इन्होंने। व्हाइट पीपीटी को सेपरेट करने के बाद गिव अ टेस्ट ऑन द प्रेसिपिटेट एंड इट्स पॉजिटिव रिजल्ट टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द एन आयोन इन ए। तो क्या कहती हो, क्या होना चाहिए इसका आंसर? फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको।
A test on the precipitate. मतलब कि सर एक सेकेंड. सोचो सोचो सोचो. मैं बताऊं? सर हम NH3 यूज कर सकते हैं. NH3 बिल्कुल. देखो आपका पहले तो आप ये देखोगे जो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट है, दिस इज सिल्वर क्लोराइड. एम आई राइट? यस और नो? जी हाँ जी. तो सिल्वर क्लोराइड को बेसिकली हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं. दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज सेपरेटेड, मीन सिल्वर क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन. यू नो, हम ना इनका फर्दर कंफर्मेशन टेस्ट कर रहे होते हैं आपके हेलाइट्स का. हमने आपको थ्योरी बताते हुए पूरा टेबल बनवाया होगा एक, कि पहले आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला, फिर आपने उसमें अमोनिया डाल के भी उसको फर्दर टेस्ट किया. डाइल्यूट अमोनिया भी डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया भी हम उसमें डाल रहे होते हैं. सो आई वुड बी एडिंग आई वुड बी एडिंग aqueous ammonia. I would be adding aqueous ammonia. एक्वियस अमोनिया. तो याद रखिएगा, रिजल्ट मुझे जो मिलेगा वो मेरी जो व्हाइट पीपीटी होगी वो क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड है. व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगी. तो ये इसका कंफर्मेशन है. मींस क्लोराइड इज कंफर्म. मींस दैट क्लोराइड इज कंफर्म. वैसे तो वहां भी हो गया था, फर्दर टेस्ट कर रहे हैं उसे हम. ओके. So positive test to confirm the identity of the anion. Anion बोले तो negative ion. So negative ion is chloride. तो जब आपने उसमें अमोनिया डाला तो ये भी कंफर्म हो गया कि yes, this is your chloride ion. Okay. जी सर. Identify by name or formula the gas given off when B is warmed with aqueous sodium hydroxide. तो B में वो हमें ये कह रहा है कि solution changes from orange to yellow. अब हम इसको थोड़ा सा जो है ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू येलो. ओके. गैस इवॉल्व ऑन वार्मिंग व्हिच टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू. तो यहाँ से आई गॉट टू नो के ये वो रिएक्शन हो रहा होगा जिसमें आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो रिएक्शन कर रहा होता है किसी अमोनियम के कंपाउंड से. When any of the ammonium compound is going to react with strong base such as sodium hydroxide and potassium hydroxide, so they release ammonia gas. Simply this is called displacement reaction, in which the strong base is going to displace the weak base. तो पक्की ठक्की बात है कि ये अमोनिया गैस है. ये अमोनिया गैस है. तो आई वुड राइट कि दिस इज अमोनिया, दिस इज NH3 गैस. गिव द फॉर्मूले ऑफ द आयंस ऑफ द सॉल्ट इन बी. तो अब मैं कैसे पता लगाऊं कि यार बी में क्या होना चाहिए? तो आते हैं जरा हम इनकी स्टेटमेंट्स की तरफ कि व्हाट दे वर सेइंग एट दैट टाइम. कह रहा है कि ऑरेंज टू येलो. तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि यार ये जो ऑरेंज होता है आपके पास, ऑरेंज जो होता है आपके पास, ये कुछ डाइक्रोमेट का कलर है. ये जो ऑरेंज है ये डाइक्रोमेट का कलर है. अच्छा, एक चीज तो हमने आइडेंटिफाई कर ली ना कि ये अमोनिया कहाँ से आ रहा होगा. ये अमोनिया कहाँ से आ रहा होगा? फ्रॉम, ये कहाँ से आ रहा होगा? फ्रॉम अमोनियम. फ्रॉम अमोनियम. याद रखना, अमोनियम से अमोनिया निकलता है. अमोनियम होगा तो अमोनिया रिलीज होगा. टू रिलीज अमोनिया यू नीड टू हैव अमोनियम. अमोनियम का एनीथिंग, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, anything. So the cation must be ammonium so that ammonia gas can be released easily. So this is ammonium. तो चलो जी, मुझे एक कैटायन तो एटलीस्ट पता लग ही गया, इसका अमोनियम है. आई नीड टू आइडेंटिफाई द एनायन एज वेल. तो एनायन बोले तो नेगेटिव आयन के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि मुझे पता लग गया यार, ये जो ऑरेंज कलर होता है ये डाइक्रोमेट का होता है. एंड यू नो डाइक्रोमेट मींस दैट इट इज CR2, इट इज
R2O7 2 माइनस, कॉल्ड द डाइक्रोमेट आयन। ये होता है ऑरेंज कलर का। और ये क्या कर रहा होता है, जब हम इसमें नाइट्रिक एसिड डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, तो ये हमें क्या देता है, रेड प्रेसिपिटेट देता है। ये हमें रेड प्रेसिपिटेट देता है ये हमें। तो एटलीस्ट कम से कम यहाँ से इतना तो पता लग गया ना कि जो है एन आयन हमारा Cr2O7 है, और जो कैटायन है वो हमारा अमोनियम है। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि कैट आयन NH4 प्लस और एन आयन इज Cr2O7 2 This is of 2 marks. 1 mark for identifying the cation, another mark is to identifying the anion. अच्छा जी, क्वेश्चन 2 कहता है a student is asked to identify 3 colorless liquids labeled C, D and E. The compounds are all non-cyclic isomers with the formula C5H10O. This is from organic chemistry. The student carries out 3 tests on separate samples of each compound. Complete the table 1 to show the observations that the student makes. Sample C, सबसे पहले उसने डाला 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, दैट इज द 2,4 DNPH। अच्छा, 2,4 DNPH टेस्ट क्या कहता है कि इट्स आल्सो नोन एज द ब्रेडीज रिएजेंट। तो जी तो सर। तो 2,4 DNPH किस चीज का टेस्ट होता है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि when do we कार्बोनाइल्स। do this test exactly to identify the carbonyl group। तो मैं इसको यहाँ मैंने मेंशन किया कि ये हम करते हैं to identify carbonyl compound, whether the carbonyl compound is from aldehyde and whether the carbonyl group is from ketone। okay, तो ये किसी का भी हो सकता है कार्बोनाइल ग्रुप। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया इसको। अच्छा, फिर फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल। तो नो रिएक्शन। उसने हमें फॉर्मूला दिया हुआ है C5H10O का, उसने हमें फॉर्मूला दिया है C5H10O, और वो ये कह रहा है कि ये नॉन साइक्लिक आइसोमर्स हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन है, आपका साइकिल में कोई भी नहीं है। कलरलेस लिक्विड भी हमें वो कह रहा है। तो उसने कार्बोनाइल का टेस्ट तो दे दिया, फंक्शनल ग्रुप भी उसने आपको बता दिया कि यार ये है। तो मेरे ख्याल में तो इट्स नॉट एन एल्डिहाइड, आई थिंक सो इट्स अ कीटोन। यस और नो? जी सर। इट्स अ कीटोन बेसिकली। हाँ जी। तो कीटोन का टेस्ट तो नहीं देता है फेलिंग सॉल्यूशन। आई वुड राइट नो रिएक्शन, आई वुड राइट नो रिएक्शन, क्योंकि इट्स एन एल्डिहाइड, इट्स कीटोन। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द एल्डिहाइड बेसिकली। तो आयोडीन एंड NaOH एंड वार्म। सो यस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस? यहाँ पे कैन येलो आई प्रेसिपिटेट बनेगा कैसे, हाउ क्योंकि CHI3 बनेगा, हाउ डू यू नो? क्योंकि ये मिथाइल कीटोन्स का टेस्ट है। तो क्या मिथाइल कीटोन है आपके पास? जी सर। कहाँ COCH3। है? एग्जैक्टली, गुड हो गया यार, गुड हो गया। सो as you know that we have this, as you know we have this group is methyl ketone, so obviously it's going to give you a positive test for this। तो ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलेगी? येलो पीपीटी मिलेगी ऑफ आयोडोफॉर्म, दैट इज CHI3। येलो पीपीटी मिलेगी, याद रखना। ओके, अच्छा जी, फिर जी आप सर। आइए, डी में कहता है कि आपको उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी कि यार हमें पेल येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, एंड हमें ये कंपाउंड भी दिया हुआ है। तो इट्स नीदर एल्डिहाइड, इट्स नॉर कीटोन्स, इट्स एन अल्कोहल बेसिकली। इट्स एन अल्कोहल बेसिकली, एन अल्कोहल भी कौन सा है? सेकेंडरी अल्कोहल है। तो 2,4 DNPH का टेस्ट कोई नहीं आएगा, क्योंकि दिस टेस्ट इज यूज फॉर द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। नो रिएक्शन, नो चेंज। तो जब इसका नहीं आ रहा तो इसका कैसे आएगा? सिंपल कॉन्सेप्चुअल बात है ना।
तो जी जब सर। कार्बोनाइल है ही नहीं तो एल्डिहाइड का क्यों करूं मैं? तो ये तो बेहतरीन हो गया यार, गुड हो गया। फिर कहता है कि लास्ट वाले में कि यार ये एल्डिहाइड है हमारे पास, तो एल्डिहाइड में ऑरेंज पे पीपीटी मिल गया तो इसका मतलब फेलिंग भी आना चाहिए, फेलिंग का टेस्ट भी आना चाहिए। तो फेलिंग के टेस्ट में हमें मिलती है ऑब्जर्वेशन ब्रिक रेड पीपीटी। देखो मुझे याद है, आपको भी याद है, तो तभी हम ये चीजें फटाफट कर रहे हैं। याद नहीं होगा तो मसला मसाइल होंगे, तो इसलिए बिफोर डूइंग दिस यू नीड टू नो कि जो है एटलीस्ट रिएजेंट्स और कंडीशन तो हमें लाजमी पता होनी चाहिए। तो फिर क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म का टेस्ट देगा या नहीं देगा? देर इज नो नहीं दे। एनी मिथाइल कीटोन इन दिस, तो नो रिएक्शन, no change, there is no methyl ketone in this. That's why identify by name or formula the pale yellow precipitate that forms when iodine and sodium hydroxide are added to sample of D. ऊपर ही बता दिया हमने कि iodoform means it's CHI3. जी सर। The orange precipitates produced on the addition of Brady's reagent to samples of C and E are called derivatives. Okay. The melting temperatures of derivatives are used to confirm the identity of compounds. Solids are recrystallized so that their melting temperatures may be determined accurately. Describe in outline the procedure of the recrystallization of the solid. Yes. Mhm. Mhm. सर एक सेकेंड। क्या कहती है उसको? देखो इसमें ना कंडीशन। ब्रेडीज रिएजेंट में यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन में जो आपका बन रहा होता था ना रेड प्रेसिपिटेट में वो कह रहा है कि ऑरेंज प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस ऑन द एडिशन ऑफ ब्रेडीज रिएजेंट टू सैंपल्स ऑफ सी एंड ई, यानी कि सी एंड ई की बात कर रहा है। तो उसमें आपके फिल्ट्रेशन। पास, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पीपीटी बनती है ना, इंडिविजुअल पार्टिकल बन रहे हैं। द मेल्टिंग टेम्परेचर, वैसे भी अगर आपको याद हो, हम आपको कहते थे कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड, सो द बेस्ट टेस्ट इज टू मेल्ट और बॉयल द सब्सटेंस. If the substance is solid, you are supposed to melt it. If the melting point is fixed, so I can say this is pure. If the melting point is not fixed, so I cannot say that this is a pure compound. And if you're going to test the purity of a liquid, so obviously you have to boil. If the boiling point is constant, it's fixed, so you can say the substance is pure. And if the boiling point is not constant, so you cannot say that the substance is pure. तो वो कह रहा है कि भाई solids are recrystallized so that their melting temperatures may be determined accurately. तो अब वो कह रहे हैं उसको हम रिक्रिस्टलाइज कैसे करें, तो याद रखना, आप एक काम करो, सबसे पहले तो आप अपने प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करो। किस में डिसॉल्व करूं? किसी किसी सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करो। ओके, तो मैं इसको सबसे पहले लिखता हूं कि डिसॉल्व डिसॉल्व द सॉलिड dissolve the solid in a draw the solid in a minimum amount of hot hot solvent
to make a saturated solution, to make a saturated solution. जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, ऑलमोस्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद आप क्या करोगे, उसको फिल्टर कर लोगे टू रिमूव एनी इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज। देखो एक मैं आपको एक क्लियर कर दूं चीज, क्रिस्टलाइजेशन हम लिक्विड की कर रहे होते हैं, याद रखिएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड फॉर द लिक्विड। ओके, तो फिर वो सॉलिड बन जाएगा ऑब्वियसली, यानी कि व्हेन द सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन वाटर वी आर गोइंग टू क्रिस्टलाइज इट। तो हमने तभी उसको क्या किया, डिसॉल्व किया। ओके, डिसॉल्व करने के बाद वो ऑब्वियसली सॉल्युबल हो गया होगा, तो कुछ इम्प्यूरिटीज होंगी जो नई नई सॉल्युबल हुई होंगी, है ना, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज जिसे हम कहते हैं। तो सेकेंड स्टेप में आप इसको क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में आप इसको क्या करोगे कि फिल्टर, आप क्या करोगे, फिल्टर, फिल्टर द सॉल्यूशन, filter the solution, filter the solution to remove insoluble impurities, insoluble impurities। जब आपकी insoluble impurities रिमूव हो जाएंगी, ओके, और फिर आप क्या करोगे, insoluble impurities रिमूव होने के बाद फिर आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप अपने सॉल्यूशन को कूल डाउन करोगे। देखो अब आपका जब आपने फिल्टर करवाया था तो फिल्टर पेपर के ऊपर आपकी इंसॉल्युबल इंप्यूरिटीज रिमूव हो गई हैं, लेकिन जो आपका जो सॉल्यूशन है जो कि फिल्टर पेपर से पास आउट हो गया है, जो कि फिल्टर पेपर से पास आउट हो गया है, तो अब हम उसमें से अपनी चीज को क्रिस्टलाइज करेंगे। तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू कूल डाउन, कूल डाउन द सॉल्यूशन, cool down the solution, cool down the solution so that crystals, crystals are started, crystals are started to form, crystals are started to form। ओके, फिर आप उसमें क्या करोगे, अब आपको क्रिस्टल्स को सेपरेट करना है ना, फिर आपको क्रिस्टल्स को सेपरेट करना है, फिर आप क्या बोलोगे कि फिल्टर, फिल्टर the crystals, filter the crystals under reduced pressure, under reduced pressure, under reduced pressure, और फिर आप उसको वॉश करोगे, फिर आप उसको वॉश करोगे, वॉश द क्रिस्टल्स। एक ख्याल करना है आपको कि ये जो क्रिस्टल्स आपके पास बने हैं ये आर सॉल्युबल इन वाटर हैं, तो इनको किसी और सॉल्वेंट से वॉश कर लेना भाई। सो विद मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को आपने हॉट नहीं लेना, हॉट नहीं लेना, कोल्ड लेना है। जी सर। Dry the crystals using desiccator। डेसिकेटर देखा है ना आपने, नहीं। डेसिकेटर, डेसिकेटर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। यस सर। डेसिकेटर इज जस्ट लाइक दैट। बेसिकली आप इससे ड्राई कर सकते हो, इसका सबसे बड़ा ये फायदा होता है, या तो आप फिल्टर शीट ऑफ फिल्टर पेपर से ड्राई कर दो, मसला नहीं है कोई, अवन में ड्राई कर दो, नो इशू। दिस इज द डेसिकेटर बेसिकली, ये डेसिकेटर है, इसमें आप अपना रख देते हैं,
सॉलिड तो वो जो है ना आपका ड्राई हो जाता है, दैट्स इट। ये स्पेशल Okay. टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिजाइन ही इसलिए किया गया है टू ड्राई द सब्सटेंस। तो मतलब दिस इज ऑफ 4 मार्क्स, तो मतलब ये बिल्कुल ही कोई यूं समझ लो कि बेसिक चीज थी कि वो आपकी लैब स्किल्स को देखना चाह रहा है कि हाउ इज योर लैब स्किल, कि इफ आई एम गोइंग टू गिव यू एनीथिंग सो हाउ यू आर गोना सेपरेट दीज कंपाउंड्स, तो वो हमने इस तरह से इसको सेपरेट कर लिया। फिर कहता है द मेल्टिंग टेम्परेचर्स ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ Brady's reagent with some aldehydes and ketones are shown। तो उसने आपको कुछ मेल्टिंग टेम्परेचर्स दे दिए हैं सबके। The melting temperature of the recrystallized derivative of a sample C is found to be 138 to 140 degrees Celsius. Suggest the identity of compound C. Justify your choice is using the information at the start of the question and the data in table 1 and 2. Yes. सोचो। सर टेबल 1 दिखा दे। टेबल 1, ये देखो जरा। जी सर। तो बेसिकली C is not your aldehyde. C is a ketone. C is a ketone। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये तो आपके एल्डिहाइड्स हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो C is जी not this and this। Am I right? Yes or no? बाकी सारे तो कीटोन हैं। अब क्या करूंगा, बाकी सारे तो कीटोन हैं। साइक्लो वाला नहीं होता, साइक्लो नहीं तो होगा। है ही नहीं, एग्जैक्टली exactly। साइक्लो तो हमने बोला ही नहीं है। ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पेंटेन गेटिंग अ टू करेक्ट ऑन आंसर इज होगा। गोइंग टू इंक्रीज, तो या तो ये या तो ये। सो टू ऑन। क्या कहती है, टू ऑन, व्हाई? पेन, क्योंकि वो CH3 बनते हैं तो मतलब एल्डीन वाले रिएक्शन के साथ वो रिएक्ट करते हैं, आउटर फॉर्म बनाते हैं, तो मिथाइल कीटोन इसी में है। लाइक आप ये कह रही हो ना, दिस इज, एंड पेंटेन जी थ्री सर। ऑन वुड बी लाइक दैट। ओके, तो ये तो जी आपको सर। आयोडोफॉर्म नहीं देगा ना, इसमें मिथाइल कीटोन नहीं है, इसमें तो इथाइल कीटोन है। ये देगा आपको पॉजिटिव टेस्ट, दिस इज अ मिथाइल कीटोन, दैट्स व्हाई। सो obviously for sure the answer is pentane 2 on। C is pentane 2 on। तो इसको हमने लिख दिया pentane 2 on। क्यों लिखा, क्यों लिखा के from table, from table 1, from table 1 C is ketone, C is ketone containing this group, containing this group। Okay, so and C is non-cyclic, C is non-cyclic, so cannot be cyclopentane, cannot be cyclopentanone basically, and C cannot be pentane 3 on because because it doesn't contain
this group. It doesn't contain this group. So that's why C is pentane 2 on. That's why. और दूसरा एक और चीज आप देखो ना, आपके टेम्परेचर की रेंज में ही नहीं आ रहा है. ऑल्सो pentane 3 on is having higher temperature. Is having higher temperature. तो उन्होंने जो हमें वैल्यू दी है वो तो ये कह रहा है, उस रेंज में तो अप्रोक्सीमेटली ये लाई है, कहती है सही है. जी सर. चलें जी, चलें जी. The high resolution proton NMR spectrum of E is shown. The high resolution NMR spectrum of E is shown. क्या कहती हो कि ये प्रोटॉन एनएमआर है या कार्बन 13 है. इसकी वैल्यू हमें बता रही है कि ये प्रोटॉन एनएमआर है. इसकी वैल्यू हमें ये बता रही है कि ये प्रोटॉन एनएमआर है. कार्बन की वैल्यू ज्यादा ज्यादा होती है, 11 पे खत्म हो रहा है ये. तो the relative numbers of protons responsible for the single peak shown are P is equal to 1 and Q is equal to 9. ओ भाई 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 भाई, मतलब 9 protons यार. Q में Q में this singlet is for 9 protons. Oh, singlet of 9 protons having the same environment. Having the same environment. तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि जिसमें 9 प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए और कुछ with no से neighbor, with no neighbor, you know, with with no neighbor, with no neighbor. Use this information and the results of the test in A to draw the displayed formula of E labeling the proton environments. अच्छा, अब इसने हमें ना ई ई ई ई ई ई ई की बात कर रहा है. तो ई, इफ I think so, E was it was aldehyde. It was aldehyde. तो मैं समझ गया. मैंने कहा भाई aldehyde तो है ही है. aldehyde तो है ही है, यहाँ पर ऐसे करके है. तो जब aldehyde तो है ही है, so it means that the formula was how many carbon atoms we had in a total. So they said that the 5 carbon atoms we have C5H10O, C5, C5. ये देखो, ये मैंने सेकंड कार्बन बनाया और इसके साथ कोई ये वाला सीन लाजमी होगा. डिस्प्लेट कह रहा है आई नीड टू शो ईच एंड एवरी बॉन्ड ओवर देयर. तो यस, 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 यस एंड यस. तो भाई ये है आपका कंपाउंड. तो इसमें अगर आप नोट डाउन करो तो आपका आपका इसमें ये हाइड्रोजन, फिर ये सब सेम है ना यार. सब सेम इन्वायरमेंट है ये. दे आर हैविंग द सेम इन्वायरमेंट. दे आर हैविंग द सेम इन्वायरमेंट. तो ये है वो 9 कार्बन एटम्स हैविंग द सेम इन्वायरमेंट एंड देयर इज नो नेबरिंग हाइड्रोजन. देयर इज नो नेबरिंग हाइड्रोजन. देयर इज नो नेबरिंग हाइड्रोजन. तो तभी तो सिंगल दे रहा है. देयर इज नो नेबरिंग हाइड्रोजन एटम. जी सर. चलें जी, चलें चलें चलें. क्वेश्चन नंबर 3 says brass is an alloy of copper. The percentage by mass of copper in a sample of brass can be determined by a three-stage process. Stage 1, oxidation of the copper to copper 2 ions with excess concentrated nitric acid. फिर कॉपर 2 आयंस टू कॉपर 1 में चला गया. रिडक्शन की इन्होंने आयोडाइड से. टाइट्रेशन किया आयोडीन का. प्रोड्यूस रेस 2 अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइसल्फेट.
In stage 1, 2.53 gram of brass is carefully warmed with 25 centimeter cube of concentrated nitric acid in a 250 cm cube beaker. The equation for the oxidation of copper metal by nitric acid is shown. State two hazards in this experiment, giving the precautions you would take to minimize the risk associated with each hazard. Assume safety spectacles and a laboratory coat are worn. हाँ भाई, इसके अलावा hazards, what is supposed to be there? ग्लव्स यूज करेंगे क्योंकि एसिड यूज हो रहा है तो corrosive है। गुड हो गया यार, नाइस नाइस हो गया, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज करोसिव, यस। और हम फ्यूम कवर्ड के अंदर करेंगे क्योंकि NO2 प्रोड्यूस हो रहा है जो एक टॉक्सिक ब्राउन गैस। So gloves, so use gloves. Okay, then फिर आपने क्या बोला? कि NO2 टॉक्सिक ब्राउन गैस है तो हम फ्यूम कवर्ड यूज करेंगे। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। State what would be seen during the reaction. Green, क्या कहती हो? ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म या ग्रीन सॉल्यूशन फॉर्म, क्या कहती हो? दोनों हो सकते हैं, ओके? जी दोनों सर। का ही आपको अलाउ किया हुआ है। So I would write that blue solution, blue solution is formed, blue solution is formed। और दूसरा ये कि आपका जो इक्वेशन में आपको ये नजर आ रहा है ना, NO2 जो आपको नजर आ रहा है ना, तो आप बोलोगे कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर फॉर्म्ड। Excess nitric acid must be neutralized before the iodide ions are added in stage 2. Sodium carbonate solution is slowly added to the cooled solution. The solution is neutralized when a faint precipitate appears. Suggest why the solution is cooled before the addition of the sodium carbonate solution. इसका मुझे श्योर नहीं है। देखो इसमें हो रहा क्या है, आप परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर फाइंड आउट कर रहे हो ब्रास में। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि यार आप उसकी ऑक्सीडेशन करवा दो, कॉपर की इनटू कॉपर 2 आयॉन्स। और वो ऑक्सीडेशन किससे होगी? नाइट्रिक एसिड से होगी। क्योंकि देखो उसमें ना ब्रास में, ब्रास इज अ सॉलिड, उसमें कॉपर भी सॉलिड ही होगा, बस सी बात है। तो वो कह रहा है आप उसको ऑक्सीडेशन करा दो ताकि वो आसान हो जाए, उसको सेपरेट करना, परसेंटेज बाय मास फाइंड आउट करना आसान हो जाए। तो उन्होंने कॉपर को ऑक्सीडाइज करा दिया कॉपर 2 आयॉन्स में, और विद एक्सेस नाइट्रिक एसिड, तो ऑब्वियसली आयॉन बनेगा तो वो डिसॉल्व हो गया होगा नाइट्रिक एसिड में। फिर वो कह रहे हैं रिडक्शन ऑफ द कॉपर 2 आयॉन्स टू कॉपर 1, फिर कॉपर 2 को कॉपर 1 बना दो आयोडाइड से, कॉपर 2 को कॉपर 1 करा दो आयोडाइड से। फिर वो क्या कह रहे हैं, टाइट्रेशन करवा दो आयोडाइड की, कि कितना आयोडाइड यूज हुआ। बात को समझना जरा, इनडायरेक्ट रिएक्ट करवा रहा है कि हाउ मच द आयोडाइड इज यूज्ड टू रिड्यूस दिस कॉपर 2 इनटू कॉपर 1। कि आप अमाउंट फाइंड आउट कर लो बाय डूइंग द टाइट्रेशन ऑफ आयोडाइड विद द थायोसल्फेट, ऑब्वियस सी बात है आयोडाइड से आयोडीन बना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उस आयोडीन का तुम रिएक्शन करा दो थायोसल्फेट से, इट्स अ टाइट्रेशन रिएक्शन। तो एटलीस्ट आपको कम से कम आयोडीन तो पता लग जाएगा ना कि कितना रिलीज हुआ है, तो वहां से आप उसका रेशो लगा सकते हो। आप वहां से कॉपर को फाइंड आउट कर सकते हो, हम यही तो करते हैं यहाँ पर।
तो वो कह रहा है कि यार जो है ना एक्सेस नाइट्रिक एसिड मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड। नाइट्रिक एसिड तुमने डाला कब था? यहाँ डाला था, यहाँ डाला था जब तुम उसको ऑक्सीडाइज कर रहे थे। क्या कह रहा है? एक्सेस नाइट्रिक एसिड मस्ट बी न्यूट्रल। आगे स्टेज के लिए नाइट्रिक एसिड नहीं होना चाहिए उधर। अगले स्टेज के लिए, अगले स्टेज के लिए वो कहता है, अगले स्टेज के लिए वो कहता है कि भाई नाइट्रिक एसिड वहां पे नहीं होना चाहिए। तो बिफोर द आयोडाइड आयंस आर एडेड इन स्टेज टू, बिफोर दी आयोडाइड आयंस आर एडेड इन स्टेज टू, नहीं होना चाहिए वहां पर। अच्छा जी, ओके हो गया। फिर क्या करें? फिर क्या करें? सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज स्लोली, यू नो सोडियम कार्बोनेट इज अ बेस, to the cool solution the solution is neutralized when a faint pink, when a faint precipitate appears, when a faint precipitate appears. Suggest why the solution is cooled before the addition of the sodium carbonate solution. Why the solution is cooled, why the solution is cooled before the addition of the sodium carbonate solution. Any idea? ये बड़ा आसान है कि हमने यहाँ पे कूल किया है। देखो अगर यहाँ पे हॉट होता तो आपको पता है कि हॉट का रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या होता है? ज्यादा होता है। हॉट का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, तो मैं इसको यूं लिखूंगा कि एट अ हायर टेम्परेचर, एट अ एट अ हायर टेम्परेचर, एट अ हायर टेम्परेचर, एट अ हायर टेम्परेचर excess bubbles of carbon dioxide, of carbon dioxide gas would produced, ओके okay? और इसलिए याद रखना हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को कूल कर देते हैं। हम रिएक्शन को जो है वो कूल कर देते हैं ताकि आपका जो बबल्स हो तो वो कम से कम जो है ना वो रिलीज हो, कम से कम आपका रिलीज हो। जी सर। हाँ जी, रिएक्शन विग्रस हो जाएगा आपका, रिएक्शन आपका विग्रस हो जाएगा, तो ये याद रखना। ये देखिएगा जरा, दिस इज ऑफ 3 मार्क्स। क्या कहती हो? Ethanoic acid solution is added drop by drop to the neutralized mixture until the precipitate redissolves. Describe how the solution in the beaker should then be made into 250 cm cube of a homogeneous solution before stage 2. Before stage 2. मतलब जितना वॉल्यूम ऐड हो गया होगा उसके बाद उतना, मतलब वाटर ऐड भाई कर वो देंगे। बेसिकली आपसे वो पूछ रहा है कि सॉल्यूशन कैसे बनाए इनटू 250 cm क्यूब। तो आप एक काम करो, आपका जो कंटेंट है बीकर में आप उसको एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लो 250 cm क्यूब का, उसमें डाल दो विद वॉशिंग्स। वॉशिंग्स किसे कहते हैं? भाई आपने पहले अपना कंटेंट ट्रांसफर किया वॉल्यूमेट्रिक में, आपको ऐसा लगा कि यार कुछ भी वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ स्टिक हुआ है, आपने पानी डाला, उसको थोड़ा सा रिंस किया और दोबारा डाल दिया। दिस इज कॉल्ड वॉशिंग्स। जब तक मेक श्योर हो जाए तब तक कोई ना कोई पार्टिकल इसमें रह ना गया हो, तो मेक श्योर एवरीथिंग इज ट्रांसफर्ड, जब तक आप उसको पानी डाल के रिंस करते रहो। फिर आप उसमें सॉल्यूशन बनाओ, मेकअप कर दो उसको, मार्क लगा हुआ होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, विद द डिस्टिल वाटर टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अंटिल द 250 cm क्यूब। उसको मिक्स कर दो, अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दो टू मेक श्योर कि यूनिफॉर्मली वो मिक्स हो गया है। नाउ दिस इज योर सॉल्यूशन of 250 cm cube. That's the thing, that's the method that we are going to prepare any solution, any solution इन। और हमेशा सॉल्यूशन बनेगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, तो ये आपको पता होनी चाहिए बात। ओके जी। जी सर। हाँ जी।